नाजरीन आदाब, अज़मत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन मोहतरम, मुबीन मुनव्वर साहब का शुमार रियासत के उन चुनिंदा चंद खुशनसीब शोरा में होता है जिनकी शोहरतें और अज़मतें न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मशहूर हैं और पूरे मुल्क में उन्हें नहायत ही इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। इनकी जो अज़मतें शोहरतें हैं, इसका सारा एज़ाज़ इनकी नात ख़ानी को जाता है। यूँ तो वो दीगर असनाफ में भी बेहतरीन शायरी करते हैं, लेकिन उनकी नात ख़ानी के चर्चे पूरे मुल्क और बैनुल अक़वामी सतह पर हैं। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर मुबीन मुनव्वर से हमारे अज़मत टाइम्स के चीफ़ एडिटर ने मुलाकात करते हुए उनका इंटरव्यू लिया। आप भी इसको मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मुबीन मुनव्वर रियासत के मुंतखब शोरा में हैं और इनकी नात ख़ानी ही का ये समरा है। उम्रा की सआदत भी नसीब हुई और कर्नाटका उर्दू एकेडमी के वो चेयरमैन भी रहे। जिस वक्त वो कर्नाटका उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रहे, इस कदर शदीद मुशायरे रियासत में हुए कि हर महीने में एक दो मुशायरे किसी न किसी ज़िले में एकेडमी की जानिब से हुआ करते थे, जिसकी वजह से बाज़ अफराद उर्दू एकेडमी को मुशायरा एकेडमी भी कहते थे। पूरे हिंदुस्तान में ये मशहूर था कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी जितने मुशायरे करा रही है, कोई और एकेडमी नहीं, किसी और रियासत की एकेडमी नहीं करा रही है। इसके अलावा भी न सिर्फ मुशायरे इन्होंने किए बल्कि दीगर कई प्रोग्राम भी इन्होंने मुनक़िद किए, जिनमें वर्कशॉप्स वगैरह भी शामिल हैं। एक और इनका बड़ा कारनामा ये है कि जब वो कर्नाटका उर्दू एकेडमी के सदर थे तो एक साथ इन्होंने 70 किताबों की रस्म इजराई का एक बड़ा प्रोग्राम बेंगलोर में मुनक़िद किया था, जो 2 दिनों तक चलता रहा। ऐसे कई कारहाय नुमायाँ मुबीन मुनव्वर के हैं। इनकी शख्सियत जानी पहचानी है। इनकी इस कामयाबी के ताल्लुक़ से आप भी जानिए हमारे चीफ़ एडिटर अज़मतुल्लाह खान के साथ। कि आप फिल्मी दुनिया से भी वाबस्ता रहे। फिल्मी दुनिया में आपकी खिदमत क्या रही, आप क्या करते थे? जनाब मसूद गजनफर साहब, शायरी में आपने तो अभी नातों का सवाल किया, उसके जवाब में मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि नातों की तरफ रुझान जैसे क्यों बढ़ा। मस्जिद आज़म में एक नूरी साहब बोल के, अब्दुल मजीद नूरी इमाम थे। मैं अक्सर नमाज के लिए वहाँ जाता था। उनसे गहरे ताल्लुक़ात हो गए और वहाँ पर जवानी का जोश था, कुछ ना कुछ करने की उमंगें थी, उम्मीदें वाबस्ता थी, सब बहुत कुछ लोगों से भी। तो हमने एक बेल लगाई अंजुमने आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका मुझे सेक्रेटरी नामजद किया गया। उसके बाद जो है, जहाँ कहीं भी बेंगलुरु शहर में हो कि बाहर हो, जलसे होते, नूरी साहब को, वो एक शोला बयान मुखर्रिर थे, उनको आकर लोग जब बयान के लिए मदऊ करते तो ज़रूर मुझे भी नात पढ़ने के लिए बुला लेते। वो ज़माने में तकरीबन कमो बीश 100-200 या उससे ज़्यादा ऐसी जगहों पर नात पढ़ने का मौका फराहम हुआ। उस वक्त मैं मेरी नातें नहीं, किसी और की नातें पढ़ा करता था। मीलाद के फंक्शंस में हर जगह फंक्शन होते थे, 3-3 महीने 4-4 महीने लगातार जलसे होते थे, वहाँ पर नातें पढ़ता था। और जब ये नातें मैं पढ़ता था तो अंदर से मेरे अंदर भी नातें कहने का शऊर होने लगा। मैंने पहले से तो शायरी करता ही था, अब नातें लिखने का शऊर पैदा हुआ। तो मैंने सबसे पहली नात जो है, हमारे गांधीनगर में डॉक्टर मोती अजमेरी साहब की क्लिनिक थी, वहाँ पर एक मुशायरा हुआ, उसमें मैंने एक नात कही और मुझे मेरी नातों को भी वहीं से वजीराई मिलने लगी और उसके बाद में मुसलसल नातें लिखता रहा। आपने दूसरा सवाल ये किया कि मैं फिल्मी दुनिया से वाबस्ता था। जब हम बेंगलोर आकर सेटल हो गए तो SSLC के बाद ज़राए माश के लिए मुझे कोई ना कोई नौकरी तलाश करनी थी। एक दिन हमारे वालिद साहब के कारखाना था वहाँ पर फर्नीचर का, बंडी मोड़ में, चेरी में, वहाँ पर बैठा हुआ था मैं। पता चला कि वहाँ खरीब में एक इलेक्शन की मीटिंग हो रही है, जिसमें तंबी साहब अपनी इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं।
तंबी साहब वो थे जो एल्जिन थिएटर के मालिक थे, हमारे डॉक्टर यूसुफ अली साहब के पेशेंट भी थे और उनसे हमारे बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे। वो हर इतवार को हमारे मामू के घर आ जाते थे। उस वक्त मैं बेंगलुरु में, जिस वक्त हम सेटल हुए थे पढ़ाई के दौरान, तो मैं और मेरे बड़े भाई दोनों हमारे मामू के घर में ही रहा करते थे। डॉक्टर मीर यूसुफ अली साहब के घर पर हमारा रहना सहना होता था। जब पता चला कि भाई ये हैं, तो मैं वहां गया। उन्होंने बहुत ही इज्जत देकर उन्होंने मुझे स्टेज पर बुला लिया। स्टेज पर मैं भी चला गया। अब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ कहो कुछ कहो। पहली बार स्टेज पे चढ़ा हूँ बेंगलुरु में, वो भी इलेक्शन का स्टेज है। अब कहूँ तो कहूँ क्या कहूँ। उन्होंने कहा इलेक्शन के लिए तंबी साहब खड़े हैं, इनको वोट दोगे? वो हाँ। तो फिर इलेक्शन कैंपेन वगैरह करना पड़ा। इलेक्शन कैंपेन के बाद जो है उनके साथ लग गया। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर साथ ले लिए, फिर उनकी गाड़ी में बिठाकर थिएटर ले गए। वहाँ उनके पूरा इलेक्शन होने तक मुझसे बहुत काम लिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ उन लोगों को कन्नड़ा नहीं आती थी। लिस्ट पूरी कन्नड़ा में थी, उसको अंग्रेजी में तब्दील करना था वोटर लिस्ट। मैं वहाँ से जब उनके साथ लगा तो फिर मैंने मुड़कर कभी कहीं नहीं देखा। उन्हीं के उस थिएटर से ही मुझे गांधीनगर में एक नौकरी मिली जो फिल्म रिप्रेजेंटेटिव की थी। फिल्म रिप्रेजेंटेटिव से मैंने जिंदगी के फिल्मी दुनिया के वो तमाम शोबे जितने भी हैं, फिल्म रिप्रेजेंटेटिव से लेकर डायरेक्ट अप टू द प्रोड्यूसर, मैंने वो तमाम शोबों में जानकारी हासिल की, काम किया। और उसके बाद मैंने खुद फिल्म भी डायरेक्ट की। मैंने 2 फिल्में भी डायरेक्ट की। ये कन्नड़ा में कहानी और मुकालमे और स्क्रीन प्ले एसोसिएट डायरेक्टर रहा, जिसका नाम लेडीज हॉस्टल। हमारे एक दोस्त मरहूम के.एम. खलंदर साहब, अभी हाल ही में उनका इंतखाब हुआ, वो उसके प्रोड्यूसर थे। उसके बाद मुझे हमारे और एक दोस्त जाबिर मास्टर जो हैं, एक डांस मास्टर, उन्होंने, वो मेरे पुराने वहीं से डॉक्टर यूसुफ अली साहब के दवाखाने के पास उनका एक जर्ग का काम करते थे, वहाँ से दोस्ती थी। वो डांस मास्टर थे। पता नहीं उनको कैसे क्या फिल्म बनाने का शौक हुआ कि वो एक बड़ी फिल्म की बनाने के लिए एक आदमी ने उनको बुलाया था। तो वो मुझे वहाँ लेकर गए। मैं गया, किशन चंद बोल के एक प्रोड्यूसर था। वो प्रोड्यूसर नहीं था, फिल्मी दुनिया की ABCD उसे मालूम नहीं थी। वो चाह रहा था कि एक फिल्म बनाए। फिर हमने एक फिल्म उसने बनाने की ठानी, उसका नाम काड़ी ना वीरा था। वो पिक्चर मैंने डायरेक्ट की, वो भी अच्छी तरीके से चली। फिर हिंदी में फिल्में डबिंग की। मैंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस चलाया। मेरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस की सबसे पहली फिल्म सुल्तान हिंद गरीब नवाज थी। ऐसे जिंदगी के पता नहीं कितने साल बातों में बीत गए। 1975 में शोले रिलीज होने से 2 साल पहले 1971 में मैं किरण राज फिल्म्स का फिल्म रिप्रेजेंटेटिव रहा। उसके बाद मुझे उसके मालिक ने, सुरेश मल्होत्रा बोल के एक पंजाबी मालिक थे, सुरेश मल्होत्रा, वो अकेले मालिक नहीं थे। किरण राज फिल्म्स में राजेश खन्ना, सुरेश मल्होत्रा और HN संगानी, 3 लोग मालिक थे उसके। HN संगानी और वो बॉम्बे में रहते थे। राजेश खन्ना तो खैर राजेश खन्ना थे। मल्होत्रा साहब जो है, उनको हिंदी के सिवा, पंजाबी के सिवा कोई लैंग्वेज नहीं आती थी। मुझे उस ऑफिस में मैं फिल्म रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा था। और एक इत्तेफाक ऐसा है कि भाई वो एक बड़ी कहानियां हैं, लंबी कहानियां हैं, वो कहाँ दोहराऊं। किस्मत ने एक ऐसी करवट ली कि मुझे फिल्म रिप्रेजेंटेटिव से अचानक रात मुझे मैनेजर बनकर वो इतनी बड़ी कंसर्न को संभालना पड़ा। वो उस वक्त की 1970 के दहाई की सबसे बड़ी फिल्म ऑफिस थी, जो कि अंदाज उनकी पहली फिल्म थी। अंदाज के बाद पता नहीं कितनी पिक्चरें उन्होंने रिलीज की, सीता और गीता, लोफर, दाग, जंगल में मंगल, यार मेरा पता है से, फिर यहाँ तक कि सीता और गीता, दिलीप कुमार की बैराग, बड़ी बड़ी राजेश खन्ना की जितनी भी पिक्चरें थी, वो तमाम फिल्में
उस वक्त जो है उस ऑफिस से रिलीज हुई। मैं उसका मैनेजर था। मेरा ये आलम था कि सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्में जो बड़ी कामयाब थी वो हमारे पास थी। सवेरे 10 बजे ऑफिस जाता तो रात के 10 बज जाते थे आने में। एक दिन खाना वहीं पे खा रहा था तो हमारे मालिक ने देख लिया कि खाने पे नहीं गए तुम यहीं हो, नहीं सब टाइम नहीं मिल रहा है, तो दूसरे दिन से उन्होंने तमाम स्टाफ को वहीं पर खाने का भी इंतज़ाम कर दिया। बाहर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत इज्जत दी। वहाँ पर चला एक दौर 1970-78 तक मैं उन्हीं के साथ रहा। फिर 79 में मैंने मेरी अपनी अलग फ़िल्म कंपनी बना ली जिसमें मैंने सुल्तान हिंद गरीब नवाज सबसे पहले फ़िल्म ली। वो फ़िल्म कामयाब तरीन रही। उसके बाद तकरीबन 8-10 फिल्में मैंने रिलीज़ की। उसमें फ़िल्म लब्बैक भी मैंने ही रिलीज़ की। उस पर बड़ा सरमाया लगा था, वो पिक्चर फ्लॉप हो गई। ऐसे ही ज़िंदगी में ऊंच नीच ऊपर नीचे देखते रहे, चलते रहे, करते रहे। बहर कैफ अल्लाह ने कभी भूखा नहीं रखा। उसके हबीब का सदका ये रहा कि इसी दौरान हमारी शायरी भी चलती रही, बढ़ती रही। 1970 की दहाई में ही जब अब्दुल मजीद नूरी साहब से हमारी मुलाकातें थी तो हमारे उस्ताद जो खलीफुल शोरा असद एजाज साहब हैं वो वहाँ आते थे, उनसे मुलाकातें होती थी, उनसे बैठते थे, बात करते थे, मुशायरों में साथ रहते थे। ऐसे ही चलता था। मोबिन साहब, आप बैरूनी ममालिक और ऑल इंडिया मुशायरों में शिरकत की है? जी, अब वहाँ से जो है शायरी का दौर ऐसा चला। हमारे असद एजाज साहब ने तो मुझे हर जगह उन्होंने मेरे कलाम के बारे में वो ये तारीफ़ें करने लगे। जब भी हर दिन 2 दिन में एक बार मेरी ऑफिस में आते, क्या लिखे पूछते, सुनते, फिर उसे हजरत कुछ कहते, ये जगह पर ये होता तो अच्छा था, वो जगह पर वो होता तो अच्छा था। बग़ैर किसी चीज़ के मैंने हजरत को मेरा उस्ताद मान लिया और हर चीज़ लिखकर सबसे पहले उनको दिखाता था और उसके बाद में पढ़ता था। ऑल इंडिया मुशायरों में जो है मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे एक दोस्त मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने जब सबसे पहले ऑल इंडिया मुशायरा बेंगलोर में किया 1991-92 में, उसमें मुझे उस मुशायरे का सेक्रेटरी बनाया गया और हमारे खतील राजस्थानी साहब जो मुंबई में थे उनकी मदद से हमने शोराए हिंदुस्तान को बल्कि पाकिस्तान को सब अच्छे चुनिंदा शोरा को जमा कर एक मुशायरा किया। बेंगलुरु की तारीख का वो वाहिद मुशायरा है जिसमें 25,000 से ज़्यादा ऑडियंस थे। छोटा मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ था। छोटा मैदान यानी तो हमारा स्टेडियम जो है हमारा शिवाजी नगर स्टेडियम उसको कहते हैं, वो खचाखच भरा रहा। बड़े बड़े नामचीन शोरा जितने आज हैं उस पहली बार हमारे पास पड़े थे। लता हया पहली बार बेंगलुरु के उस मुशायरे में पड़ी थी। इस तरीके से वहाँ से मुझे, और मैंने वहाँ पर मेरी एक नात पड़ी थी, मेरे आका हैं खैरुल बशर मोतबर मोतबर मोतबर, वहाँ पर मुझे वो पजीराई मिली। फिर इसी तरीके से जहाँ भी हुए, पासबान के मुशायरे हुए, तकरीबन 7-8 मुशायरे जो है ऑल इंडिया मुशायरे हुए। हम हर जगह अल्लाह का फजलो करम एहसान ऐसा रहा कि मैं सब जगह शामिल रहता था और दूसरे भी कर्नाटक के शोराए कराम उसमें जमा रहते थे, मगर मुझे अल्लाह ताला ने एक मकबूलियत अता कि मैं उसके करम का, उसके फैज़ का एहसान मंद हूँ। मालिक ने मुझे बहुत इज्जत दी, शायरी में मुझे बहुत इज्जत मिली और इसी तरीके से मुझे हिंदुस्तान के बाहर भी जाने के मौके फराहम हुए। मैं जब न्यूयॉर्क गया तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त जो यहाँ के रहने वाले हैं बीजापुर के, मेरे जाने से पहले न्यूयॉर्क की जितनी भी उर्दू सर्कल है, उर्दू के लोग हैं, उनसे मुलाकातें कराने, वहाँ पर ये करने का एहतमाम किया था। न्यूयॉर्क एक ऐसी जगह है वहाँ से माहाना नहीं हर जुमा को उर्दू अखबार शाये होते हैं। तकरीबन 8 उर्दू अखबार न्यूयॉर्क से शाये होते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर मस्जिद के सामने, हर सुपरमार्केट में।
जहाँ मुसलमानों की आबादी है, उर्दू वालों की आबादी है, वहाँ पर वो काउंटर पर मिलते हैं अखबार। आज भी मेरे पास वो वहाँ से लाए हुए अखबार मौजूद हैं। वहाँ न्यूयॉर्क में भी मुझे मुशायरा पढ़ने के मौके मिले, बहुत अच्छे मुशायरे पढ़ा। फिर उसके बाद जर्सी में मुशायरे हुए, वहाँ भी गया था। फिर उसके बाद एक बार उसी दौरान जो है हमारे शिकागो से एक दोस्त अब्दुल फारूकी साहब बोल के, उन्होंने हैदराबाद के फारूकी साहब, उन्होंने फ़ोन किया मुझे और पूछा कब तुम्हें कहाँ वाले, कैसा किधर सब ऐसे बात हुई। तो फिर उन्होंने भी मुझे शिकागो के लिए दावत दी। उसके बाद मैं शिकागो में भी जाके मुशायरा पढ़ा। बहरकैफ मुशायरे तो ऐसे ही मलेशिया में भी नात पढ़ने के लिए मुझे बुलाया गया था, मलेशिया में भी नात पढ़ के आया। फिर हमारे अलीपुर के शिया बरादरी वाले जितने भी हैं, बहुत से मखसूस लोग हैं, वो वहाँ पर बैंकॉक में बहुत ही शानदार मिलाद करते हैं। उस मिलाद में उन्होंने मुझे यहाँ से वहाँ बुलाया था। बैंकॉक में भी गुज़िश्ता 2019 में मैं बैंकॉक भी गया था। बहरकैफ जहाँ तक भी अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त अता फरमाई, ये मेरी रसाई रही, मैं ममनून हूँ उन तमाम दोस्तों का जिनसे मुझे ये शोहरत मिली, जिनसे मुझे पजीराई मिली, जिनसे मुझे ज़्यादा करके उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने के मौक़े फ़राहम हुए। उसमें आप हजरात भी हैं। जब हम पासबान में उर्दू उबैदुल्लाह शरीफ साहब के पास आते थे तो आप तमाम से ज़्यादा वक्त गुजरता था। आपसे भी हमने सीखा, आप तमाम से भी हमने सीखा, आपको सुना, हमने अपने आप को सुनाया, आप लोगों की हिम्मत अफजाई, आप लोगों की पजीराई, उसने मुझे आज यहाँ इस मुकाम पर खड़ाया है। वैसे कहने के लिए तो सब कुछ है कि भाई बस अल्लाह का फजल करम है। आज ये मुझे एक चंद दिन पहले, एक महीना पहले उर्दू एकेडमी के एक प्रोग्राम में साबरी ब्रदर्स हैं, वो एक फरीद साबरी और जीशान साबरी, हिंदुस्तान के अच्छे उभरते हुए नौजवान खवाल हजरात हैं। दावणगेरे में उनको बुलाया गया था एकेडमी के एक प्रोग्राम में। उन्होंने मुझसे उस वक्त कहा था कि हमें कुछ आप लिख के दीजिए। खैर उसके बाद मैं भूल गया, वो हो गई बातें। फिर अचानक एक महीना पहले रात के 1:30-2 बजे फ़ोन आया। जीशान साबरी ने कहा कि हाजी साहब मुझे आपसे एक मनखिबत चाहिए। पहले उन्होंने मेरी मनखिबत और मेरा वो एक हसनुल कलाम लिया था, वो चाह रहे थे कि वो हसनुल कलाम को रिकॉर्डिंग करेंगे, और उसके बाद एक नात भी ली थी। मैंने बोला वो है ना आपके पास? तो बोले नहीं, मुझे ख्वाजा की निस्बत में चाहिए ये। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे 2 दिन में चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरी है, एक रिकॉर्डिंग करना है मुझे। तो खैर बहरकैफ मैंने उनको एक मनखिबत लिख के दी। उसकी आज ही रिकॉर्डिंग हो के उन्होंने मुझे भेजा, जो मैं आपको अभी भेजा हूँ। बस अल्लाह का करम है, चल रहा है। सालार का यूट्यूब का जो नातों का कंपटीशन चल रहा है, उसमें फिल वक्त मैं भी अपने खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। वहाँ पर एक जज की हैसियत से ये मेरी सादत है कि नातों की, हमारे कर्नाटक भर के बच्चों की नातों की कंपटीशन में जज का मौका मिला है। ये मेरी सादत समझता हूँ मैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक मौका फराहम फरमाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ सालार टीम का भी। और इसी तरीके से एक उम्मती टीवी है, वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, आइंदा महीना इसी में। और उन हजरात का भी मुझ पर इसरार है कि मैं उनका भी एक डायरेक्टर बनूं, उनके लिए भी मैं ये इस्लामी चैनल के काम करूं। इंशाल्लाह देखते हैं कि ज़िंदगी कहाँ कब किस मोड़ पर क्या ले जाती है। मुबीन साहब, आप चंद दिन उर्दू अकादमी के चेयरमैन रहे और बहुत से कामें किए, ये तो हम भी देखे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? अजमत साहब, आप जानते हैं कि सियासी मैदान से लेकर शायरी के मैदान से लेकर आप हर मोड़ पर कहीं ना कहीं हमसे वाबस्ता रहे हैं, आपसे हम वाबस्ता रहे हैं। अजमत टाइम्स जब आपने प्रिंट किया, मेरी दूसरी किताब का इजरा हुआ मताए मुबीन का, तो वो आप ही ने आपके अजमत टाइम की मारिफत से कराया था।
वो इतना शानदार फंक्शन जिसकी सीडी आज भी मौजूद है। आप चाहे तो आप ही यूट्यूब पर देख सकते हैं, शायद भूल गए होंगे मगर यूट्यूब पर वो मौजूद है। आपने जो उस वक्त आज से 10 साल पहले जो आपने हमारी पजीराई की थी वो तमाम रंग लाई है, वो तमाम चीजें जो हैं हम कभी किसी से भूल नहीं सकते। उर्दू एकेडमी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे मौका ही सिर्फ 11 महीने का मिला था। उसमें भी 4 महीने जो है बेकार के गुजर गए। 2 महीने रमजान शरीफ और एक कुछ इलेक्शन के थे, 2 महीने हमारे पास रजिस्ट्रार साहब नहीं थे। इसी तरीके से बचे मेरे पास सिर्फ 7 साढ़े 7 महीने। इन 7 साढ़े 7 महीनों में बफज़ल इलाही आप तमाम की दुआओं से और आप तमाम के साथ से मैंने 150 कमो 20 प्रोग्राम मैंने उर्दू एकेडमी से किए। एक प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है और उसमें 150 प्रोग्राम का करना जो है, मैं सलाम करता हूँ मेरे साथ जितने भी मेंबरान थे, जो भी थे मेरे साथ, उन तमाम को मैं सलाम करता हूँ। और बिलखुसूस उस वक्त के अंडर सेक्रेटरी अकरम बादशाह साहब, अगर वो साथ ना दिए होते तो मैं एक प्रोग्राम भी नहीं कर सकता। जो प्रोग्राम हमने अप्रूव किया, जो प्रोग्राम हमने मीटिंग में तय किया, उस प्रोग्राम को उन्होंने सैंक्शन किया। इस तरीके से बफज़ल इलाही ये तमाम बिल्कुल हो ही नहीं सकता था अगर हमारे वजीर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब की सरपरस्ती ना होती, ना उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया होता। और उन्होंने जो हिम्मत अफजाई मुझे दी, मैं कहता हूं कि पूरी जिंदगी में आज तक किसी ने ना वैसी हिम्मत अफजाई अता फरमाई, ना कोई किसी को दे सकता है। ज़मीर अहमद साहब ने मुझे यहाँ तक कह दिया कि देखिए आप चेयरमैन हैं, एकेडमी के चेयरमैन हैं, आप उर्दू के खुद वजीर हैं, उर्दू के मिनिस्टर हैं, ये पूरा आपका है, आप पूरा काम जो भी करना है वो कीजिए। मुझे आना, मुझे पूछना, फिर मुझसे इजाजत लेना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको पूरी जिम्मेदारी समझकर ही बिठाया है कि मुझे उम्मीद है आप पूरा काम करोगे, इसलिए मैं तुम्हें पूरी खुली छूट देता हूँ। पूरे काम आप करो, जितना क्या करना है करो, जितनी किताबें प्रिंट करना है, जितने इनामात देना है, जो जो तुम बनाओ, बस मुझे लाके बोल दो, बस मैं सिग्नेचर कर देता हूँ, वो काम करो। उन्होंने वो छूट दी थी, इसलिए मुझे इतने काम करने पड़े। उस वक्त उनकी छूट और अकरम बादशाह का साथ, ये 2 और हमारी टीम, हर मेंबर ने जहां बोला प्रोग्राम वहां 8 प्रोग्राम, 10 प्रोग्राम, 6 प्रोग्राम एक मेंबर ने, उस तरीके से मेंबरों ने भी दिल खोलकर काम किया, दिन रात एक करके काम किए। और आप यकीन मानिए एक दिन तो पूरे के पूरे 3 प्रोग्राम सवेरे से लेकर रात तक 3 अलग अलग गांव में प्रोग्राम, तकरीबन एक चनपटन में, एक मैसूर चामराजनगर में, एक रात को प्रोग्राम हुआ था हुबली से। इस तरीके से भी हमने प्रोग्राम्स किए, तब जाके कहीं अल्लाह का शुक्र रहा, हमने हमारे छोटे से दौर में तकरीबन 70-75 किताबें रिलीज की। फिर 57 उर्दू के फनकारों को हमने इनामत दिए, 25,000 और 50,000 के। उर्दू के बड़े बड़े इदारों को हमने 50,000 के 4 इनामत दिए 2 साल के लिए। फिर उसके बाद हमने जो है, आप यकीन मानिए कि 2 रोजा एक ऐसा जश्न मनाया, हिंदुस्तान की तारीख में उर्दू का ऐसा जश्न किसी ने नहीं मनाया होगा। वो रेख्ता का प्रोग्राम छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी एकेडमी ने, किसी भी चेयरमैन ने, किसी भी इंडिविजुअल हो या कि अंजुमन हो, इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं किया होगा जिसकी तारीख शाहिद है। अगर मौका होता तो हमारे बड़े बड़े प्लान थे, हम चाह रहे थे कि दुनिया का एक इंटरनेशनल उर्दू मेला करना चाह रहे थे, बहुत कुछ चाह रहे थे। बदकिस्मती उर्दू की थी, मेरी थी, या हमारे मिनिस्टर साहब या कर्नाटक हुकूमत की गवर्नमेंट की थी कि अचानक हुकूमत गिर गई, बीजेपी आ गई और हमको तहलील कर दिया गया। हम बादल नाख्वास्ता तमाम उम्मीदों को लपेट कर कंधे पर उसका जनाजा उठा के वापस आए। शुक्रिया। आगे आने के लिए मौक़े फराहम फरमाए।
एक वक्त हमारे गांव में टिप्टूर में मुहर्रम के महीने में एक मुशायरा था, मानूस हो चुके हैं तेरे आस्था से, मानूस हो चुके हैं तेरे आस्था से हम, वो मिसरे तरह दिया गया था। मैंने देखा उस वक्त भी, वो जमाने में मैं आपको बता रहा हूँ 60 साल पहले, वो जमाने में पोस्टर बनाया करते थे, हर तरफ गांव के आस पास लगाया करते थे। खरीफ के खुरब जवार में जितने भी खरिये वगैरह होते थे वहाँ लगाते थे, तो लोग बहुत शौक से मुशायरे को आते थे। मैंने वो मायूस हो चुके हैं तेरे आस्थान से हम, मानूस हो चुके हैं तेरे आस्थान से हम जब पढ़ा तो मुझे कानों को बहुत ही मानूस लगा मिसरा। मैं गया घर पे, मेरी वालिदा से कहा कि टिप्टूर में मुशायरा होने वाला है। उस वक्त सही पूछो तो मुझे मुशायरे के पूरे माने भी नहीं मालूम थे। मेरी वालिदा ने पूछा मुशायरे का माना मालूम है? मैंने कहा नहीं। तो फिर वालिदा ने समझाया मुशायरा उसे कहते हैं, ऐसे तरह ही मुशायरा कहते हैं, एक मिसरा दे दिया जाता है और आसपास के जितने भी शोराए कराम हैं वो आते हैं, उसी मिसरे की बहर पर लिखते हैं, वो पढ़ते हैं, और जहाँ शोराए कराम एक जगह जमा होते हैं उसे मुशायरा कहा जाता है। ये मुझे मेरी वालिदा ने कहा। बहर कैफ मेरी वालिदा ने पूछा कि ये मानूस हो चुके हैं तेरे आस्था से हम, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं बोला अच्छा है, मैंने भी लिख दिया है ऑलरेडी इसको। मैंने कहा, मेरी वालिदा ने कहा क्या लिख दिया है तुमने? मैंने कहा मायूस हो चुके हैं तेरे आसमां से। मेरी वालिदा ने कहा इसको शायरी कहते हैं, किसी का लिखा हुआ मिसरा ले लो, ये क्या दो नुक्ते बदल दो, मायूस को मानूस को मायूस कर दो, आसमां को आस्था कर दो, तो क्या इसको शायरी कहते? इसको शायरी नहीं कहते। चलो लिख भी दिए हो तो इसकी गिरह बांधो, तब मैं मानती हूँ कि तुम्हारे में शायरी के कोई ना कोई जरासीम है। बाहर के वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम था, हमारे वालिदा की दुआएं भी थी, असातिज़ा कराम का हम पर बहुत ही इनायतें लुत्फ़ करम हुआ करता था कि उर्दू में थोड़ी सी ज़्यादा ही समझिए हमको उर्दू पर अबूर हासिल होने लगा था। तो बहुत कोशिशों के बाद, काविशों के बाद मायूस हो चुके हैं तेरे आसमां से, मुद्दत हुई है गांव में बरसात के हुए, मायूस हो चुके हैं तेरे आस्था से हम। मैंने ये गिरह लगाई। जब मेरी वालिदा ने कहा कि इसको एक गिरह लगाओ फिर बताओ, जब मैं पढ़कर सुनाया कि मुद्दत हुई है गांव में बरसात के हुए, मायूस हो चुके हैं तेरे आस्था से, आसमां से हम, तो वाह मेरी वालिदा ने कहा बहुत अच्छे, कोशिश जारी रखो इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद मुशायरे में गए, शोरा को सुना, ऐसे ही कोई ना कोई चीज़ लिखना, फाड़ना, लिखना, फेंकना, यही चलता रहा। उसके बाद हम बेंगलोर आ गए। बेंगलोर 1964-65 के करीब हम आ गए। उस वक्त अरुणाचल मुडलियार स्ट्रीट पर हमारे वालिद साहब, हमारे मामू साहब का दवाखाना था। वालिद साहब भी मामू साहब के पास जाते थे, मैं भी कभी कभार कुछ काम ना होता तो मामू साहब के दवाखाने के पास जाता था। वहाँ पर मेरी मुलाकात चंद उर्दू अदब से वाबस्ता हजरात से हुई। उसमें यार हमीद, इसके बाद हमारे एक शायर साहब थे, वो ऐसे ही 2-4 लोगों से मुलाकातें हुई। फिर पता चला कि वहाँ एक मुशायरा होने वाला है कंबलपोश दरगाह की एक स्कूल, उर्दू स्कूल में। तो उसके बाद वहाँ पर एक गज़ल लिखकर, वो गज़ल लेकर हम वहाँ पर पहुँचे। फिर वहाँ गज़ल सुनाई, उसमें बड़े बड़े शोराए कराम थे। उसमें उमर कासिमी साहब से मेरे पहले से ही रिश्ते थे, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो इस तरीके से शायरी में मैंने कदम रखा और मेरी ज़िंदगी की पहली गज़ल मैंने वहाँ लिखा, जो वहीं पर सुनाई मैंने।